नमस्कार दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हर बार की तरह जो है वो टीएनसी अपने आप में जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आती है और आज की जो टीएनसी एक्सप्रेस है उसमें हम टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज एडिमा। कहने का मतलब तो ये बहुत जो है वो इजी टॉपिक लगता है, लेकिन कन्फ्यूजन से जो है वो भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है किस तरीके से जो है वो क्या चीज़ होती है, बनता कैसे है। ये देखा जरूर है, जाना सबने है, लेकिन इसकी जो है वो फिजियोलॉजी किसी ने भी नहीं जानी, किस तरीके से ये बनता है। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, वो लोगों ने नहीं जाने, क्योंकि वो क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे पास में फिजियोलॉजी से। अब तक मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की है तो हमने देखा कि जो एडिमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लोग उसको छोड़ के आते हैं। अगर अटेम्प्ट भी करते हैं तो वो क्वेश्चन उनका जो है वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। मैंने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे खुद भी सेलेक्ट कर रखे हैं। हमारे टीएनसी एक्सप्रेस में जो सेलेक्ट होने के टॉपिक होते हैं उनमें हमारे पास में 4 कैरेक्टरिस्टिक हंसके। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास में कि एग्जाम की दृष्टि से वो टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन आने चाहिए। दूसरी बात कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। हम उससे पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। क्या चीज़ है, जो टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, चाहे वो हाफ एन आवर में कंप्लीट हो, चाहे 1 आवर में हो, चाहे 1.5 आवर में कंप्लीट हो, ठीक है। जैसे हमारे पास में ईसीजी जो है वो पूरे 2 आवर्स में कंप्लीट हुई थी। 2 आवर्स क्या, 3 आवर्स ही लग गए थे, ठीक है। तो 3 आवर्स में कंप्लीट हुई थी, लेकिन हमने उसको जो है वो कंप्लीट किया था। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास में, वो आता है कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो हो जो हो, लेकिन वो टॉपिक जो है वो हार्ड होना चाहिए। क्योंकि यार इजी टॉपिक पढ़ने में उतना आनंद नहीं है जितना कि हमें हार्ड को जो है वो इजी बना के पढ़ने हैं, ठीक है। सभी लोग कहते हैं कि स्टूडेंट और टीचर को जो है बराबर मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन यार गलत कहते हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। लोग कहते हैं 50% टीचर जो है वो मेहनत करे, 50% जो है वो स्टूडेंट मेहनत करे। थोड़ा सा जो है वो मेरी साइड में थोड़ा सा अलग है। मैं चीज़ ये चाहता हूँ कि 90% जो है वो टीचर कर ले, 10% मेरे स्टूडेंट करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंटों के पास तो वैसे भी टाइम जो है वो कमी होता है। चलो कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं 90% करूँ, और जो टाइम स्पेंड आप मेरे लिए 1 आवर करोगे तो उसमें आपको क्वालिटी चीज़ें जो है वो देखने को मिले। मतलब टॉपिक जो है वो हमारे पास में हार्ड होना चाहिए। और चौथा हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, वो आता है कि ऑन स्टूडेंट डिमांड। स्टूडेंट जो है वो कौन से टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में वो अपनी चीज़ें जो है वो बता देते हैं। टीचिंग उनको कैसा लगा उसके बारे में बताते हैं, अच्छा लगा तो अच्छा ही बताते हैं, बुरा लगा तो बुरा ही बताते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता है कि मैं जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप जो है वो टीचिंग जो चीज़ पढ़ रहे हो या जो टॉपिक आपको कैसा लगा उसके बारे में बता सकते हो। साथ के साथ आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि कमेंट जो है वो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको आप पहले देख लो कि पहले वो टीएनसी एक्सप्रेस में कंप्लीट करवाया हुआ है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि सर ये बता दो, सर वेंटिलेटर पढ़ा दो, सर जो है वो हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा दो। तो दोस्तों वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, आप जाके जस्ट प्ले लिस्ट में जाके टीएनसी एक्सप्रेस में ये चीज़ें सारी देख सकते हो। आई होप नेक्स्ट टाइम पे जो आप कमेंट करेंगे तो वही टॉपिक करेंगे जो आपको पढ़ाया हुआ नहीं है और कंफ्यूजिंग वाले को आप बता सकते हो। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम एडिमा। एडिमा क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये चीज़ें तो जो है वो आपने देखी होगी कि जो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, या फ्लूइड रिटेंशन है। बहुत सारे अलग अलग नामों से जो है वो इसको जाना जाता है। एडिमा भी जाना जाता है, OEDMA, ओडिमा के नाम से भी जाना जाता है। देन फ्लूइड रिटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत सारे, स्वेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बहुत सारा जो है वो नाम है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके जो है वो हम पढ़ेंगे, किस तरीके से कौन एडिमा करता है उसको हम लेंगे। इसकी फिजियोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन दोस्तों मैं बड़ी आपके लिए मेहनत करके जो है वो उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई में जो है वो करके लाया हूँ। तो सबसे पहले हम एडिमा के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दोस्तों एडिमा को स्वेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, स्वेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एडिमा जो मैंने आपको पहले बताया, ओडिमा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। फ्लूइड रिटेंशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो फ्लूइड का रिटेंशन होगा, इस नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। फाइनली होता क्या है इसको मैं बताता हूं। मतलब नाम तो आपने पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअल में जो है वो ओडिमा या एडिमा या स्वेलिंग जो है वो होती क्या है, ठीक है।
अगर अब आप कहोगे स्वेलिंग सर टाइटनेस हो जाता है वो सारी चीज़ें, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, जो सेल के अंदर रहता है। क्या हुआ, जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, और जो फ्लूइड के बाहर होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें भी जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर विद इन द सेल, विद इन सेल, सेल के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, और दूसरा होता है हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। और दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर की अगर हम बात करें वो होता है आउटसाइड द सेल, सेल के जो है वो आउटसाइड होता है, उसको बोलते हैं आउटसाइड जो सेल होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में भी अलग अलग होता है। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर होता है, इंट्रावेस्कुलर, वेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक्स्ट्रावेस्कुलर, जो बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो यही कंफ्यूज होते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ये हमारे पास में कोई सेल है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ दैट इज इंट्रासेलुलर, उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर, इस सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है वो सारा का सारा क्या हो गया दोस्तों, वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास में इंट्रावेस्कुलर आ जाता है और एक्स्ट्रावेस्कुलर आता है। इंट्रावेस्कुलर मतलब जो ब्लड वेसल्स, लिम्फ इनमें प्रेजेंट होता है वो हो गया इंट्रासेलुलर, और इंट्रावेस्कुलर, सॉरी इंट्रासेलुलर, इंट्रावेस्कुलर, और जो उसके बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर। ठीक है, तो अगर फ्लूइड, ध्यान से दोस्तों, अगर फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर से बाहर आ जाता है उसको हम क्या कहेंगे, एडिमा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स से फ्लूइड बाहर निकल के कहां पे आ गया दोस्तों, जो इंट्रा टिश्यू स्पेस है वहां पे जाके जो है वो इकट्ठा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एडिमा की कंडीशन कहेंगे। क्लियर हो गया, फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर से बाहर निकल के कहां पे आ गया, हमारे पास में जो इंट्रा टिश्यू स्पेस है वहां पे इकट्ठा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एडिमा कहेंगे। अब ये एडिमा कैसे होता है, कब फ्लूइड बाहर आ सकता है, कब फ्लूइड अंदर जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि बस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो बॉडी में चेंजेस होंगे, या कौन इसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये किसको कंट्रोल करता है उसको हम लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ेंगे। और ब्लड में भी कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है 2 ही मिनट लेंगे, इसमें ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि न तो अपने पास टाइम है न इसको जो है वो हम टाइम को खर्च करेंगे। तो दोस्तों ऊपर की साइड में जो है वो आपको लिक्विड येलोइश कलर का जो है वो सब्सटेंस जमा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं। और नीचे की साइड में जो है वो सॉलिड सब्सटेंस जमा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स। टोटल की अगर हम अमाउंट की बात करें तो 55% जो है वो दोस्तों होता है हमारे पास में प्लाज्मा, और जो 45% होता है वो होते हैं हमारे पास में ब्लड सेल्स। ठीक है, अब ब्लड सेल्स में कौन कौन सी आ जाती है इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ब्लड सेल में आपको पता ही है आरबीसी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है और प्लेटलेट आ जाती है। ये 3 प्रकार की हमारे पास में जो है वो ब्लड सेल्स आ गई। ठीक है, ब्लड सेल्स आ गई, ब्लड सेल्स 45% होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी के कोई टाइप नहीं होते हैं, वैसे तो 99% आरबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में जो है वो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल आती है। ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आती है। ठीक है, अब हम बात करें हमारे जो मेन बेसिक है प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा में 91% तो जो है वो हमारे पास में वाटर होता है, 7% जो है वो हमारे पास में प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि हमारे पास में जो है वो अभी का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। और 1% जो है वो अदर सब्सटेंसेज आएंगे, अदर सब्सटेंसेज, जिसमें अपना गैस भी आ जाता है, यूरिक एसिड आता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी आता है, हार्मोन भी आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी चीज़ें आ जाती है, गैसेज भी आ जाती है। ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेज भी आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, ये सारे के सारे जो है वो 1% में आते हैं अदर सब्सटेंसेज में। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एक होता है एल्बुमिन, दूसरी होती है हमारे पास में ग्लोबुलिन, और तीसरी जो है वो होती है हमारे पास में फिब्रिनोजन। कईयों को 4 भी है, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम भी डाल देते हैं, या यहाँ पे क्लोटिंग प्रोटीन भी डाल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एल्बुमिन की बात करें तो सबसे ज्यादा एल्बुमिन ही होती है, 54% होती है। ग्लोबुलिन की बात करें
38% होती है अप्रोक्सीमेटली, और 7-8% के समथिंग जो है वो हमारे पास में होगी फिब्रिनोजन। यानी कि जितने भी हमारे पास में प्लाज्मा प्रोटीन है, टोटल जो है वो 7% प्लाज्मा प्रोटीन है, उसमें से जो है वो इसमें से 7% में एल्बुमिन सबसे ज्यादा होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है। एल्बुमिन देते हैं, ग्लोबुलिन देते हैं, फिब्रिनोजन दे देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन दे देते हैं, और भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है वो एल्बुमिन प्रेजेंट होते हैं। छोटा छोटा बेसिकली इनके बारे में एक एक लाइन पढ़ दें, क्योंकि बाकी हमारे पास में आज चीज आ जाएगी। फिब्रिनोजन प्रोटीन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, फिब्रिन में बदलता है। कौन बदलता है? थ्रोम्बिन बदलता है। ठीक है, ये ब्लड क्लोटिंग में मैंने आपको पहले से जो है वो करवा रखा है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं, नाम सुना इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडीज है। मतलब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप कहते हैं ना प्रोटीन से जो है वो एंटीबॉडीज बनती है। अब वो एंटीबॉडीज क्यों बनी? वो एंटीबॉडीज यही बनी, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये इम्यूनिटी में चली जाती है, इसको इसलिए बोला गया इम्यूनोग्लोबुलिन। आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के होता है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है, इसके बारे में हम नहीं करेंगे। हमारे पास एल्बुमिन आ गया। अब ये एल्बुमिन क्या करता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो एल्बुमिन पढ़ के छोड़ देते हैं। दोस्तों यही एल्बुमिन जो है वो सारा कांड करता है। कांड इन द सेंस कि कौन सा फ्लूइड बाहर जाना है, कौन सा अंदर जाना है। यानी कि आज की क्लास में हम सारा का सारा ध्यान जो है वो किस पे लगाएंगे? एल्बुमिन पे लगाएंगे। और जिसको एल्बुमिन का फंक्शन या एल्बुमिन समझ में आ गया दोस्तों, उसको सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास में जो मेन चीज है या जिसको हम कहेंगे वो एल्बुमिन। मैं बार बार आपको एल्बुमिन बोलता, आपको समझ में नहीं आता कि एल्बुमिन आया कहां से, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा कंपोजिशन बताया। आई होप ये काफी इजी है और सब लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में ही जो है वो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है आप देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज ब्लड वाले सिस्टम में जो है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। अब हम ले लेते हैं हमारे पास में टॉपिक, दैट इज एल्बुमिन। अब ये एल्बुमिन जो है वो किस तरीके से करता है, किस तरीके से ऑडिमा को जो है वो लेके चलता है, और बिल्कुल सिंपल फिजियोलॉजी में जो है वो मैं लेके चल रहा हूं। अब तक आपने देखा होगा बहुत सारे प्रेशर देखे होंगे। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरीज प्रेशर, ब्लड प्रेशर, देन उसके बाद में जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा तो फ्लूइड इधर जाएगा, बिल्कुल सर के ऊपर से गया होगा। लेकिन दोस्तों आज सर के ऊपर से नहीं, आज सर के जो है वो आर पार जाएगा। कैसे जाएगा इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एल्बुमिन, इसको हम ले लेते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन मोस्ट एब्डुडेंट प्रोटीन होती है। ठीक है, जितने भी हमारे पास में ब्लड में होती है तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है वो होती है एल्बुमिन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 54% होता है, मोस्ट एब्डुडेंट होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होने वाली जो है वो प्रोटीन होती है। ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में भी इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन आया है। अब ये एल्बुमिन जो है वो करती क्या है? ठीक है, एल्बुमिन आपको पता है, एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन है और ब्लड में मिक्सअप होती है। ध्यान से समझो, यहीं पे एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन सब्सटेंसेज है और ब्लड में मिक्स होता है। तो ये क्या करती है? ये कोलोइड सॉल्यूशन बनाती है। क्या बनाती है? कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन बनाएगी। देखो दोस्तों, कोलोइड सॉल्यूशन क्या होता है? कोलोइड सॉल्यूशन होता है कि किसी भी सब्सटेंसेज के अंदर या किसी भी सोलवेंट के अंदर जो है वो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेज मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोलोइड सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा कि पानी के अंदर हम चीनी घोलते हैं। ठीक है, पानी के अंदर हम चीनी घोलते हैं, वो इसके अंदर अच्छे से घुल जाती है, तो वो तो हो गया एक तरीके से सॉल्यूशन। चीनी जो है वो सोल्यूट है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, और दोनों आपस में मिलकर जो है वो सॉल्यूशन बना देते हैं। लेकिन पानी के अंदर अगर मान ली घी घोलें या पानी के अंदर जो है वो तेल घोलें तो वो बड़ा अजीब है ना। तो वही चीज है, आपने देखा होगा हलवा जब बनाते हैं, ठीक है, हलवे में आपको पता है कि पहले जो है वो घी को गर्म कर लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, तो कितना रिएक्शन होता है। ठीक है, खड़ा खटखटा, अरे बनाया होगा तो ठीक है, वरना मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो जो हलवा बनने वाली चीज है, जिस तरीके से वो होता है कोलोइड सॉल्यूशन, या आपने हॉस्पिटल में एल्बुमिन इंजेक्शन तो देखा ही होगा, इसके बारे में तो ये मत करो कि ये मत देखा होगा, अगर ये नहीं देखा है तो फिर देख लेना जाके। तो ये कोलोइड सॉल्यूशन का निर्माण करती है। हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एल्बुमिन घुली होती है। अब ये एल्बुमिन जो है वो करती क्या है? ये बेसिकली एल्बुमिन जो है वो दोस्तों ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करेगी। क्या करेगी? ऑनकोटिक। याद रख लेना, मैं बार बार जो है वो जिक्र करूंगा कि ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है और इसी के आधार पे सारा का सारा जो है वो फ्लूइड का काम में आएगा।
ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगी। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगी तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन होता है तो किस तरीके से क्या क्या चीजें होगी उसको हम ले लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाऊंगा। ये हमारे पास में मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स है दोस्तों। इसके अंदर जो है वो फ्लूइड है। फ्लूइड क्या है? ब्लड है, प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा मैक्सिमम किससे बना हुआ था दोस्तों? आपको पता है कि प्लाज्मा में 91% तो क्या था? वाटर ही था। ठीक है, देखा होगा 90% तो जो है वो वाटर ही है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि प्लाज्मा के अंदर जो है वो कितना परसेंट वाटर होता है। ध्यान से, ये नहीं पूछा प्लाज्मा कितना परसेंट होता है। देखो प्लाज्मा तो 55% होता है, ये चीज ध्यान रखना। प्लाज्मा सीरम में भी डिफरेंस है। कई बार पूछा गया प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है। प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन अगर निकाल दें तो वो सीरम बचता है। ये मैंने अलग से आपको टॉपिक में करवा रखा, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है तो दोस्तों प्लाज्मा के अंदर जो है वो 91% जो है वो वाटर होता है। और ये वाटर जो हमारे प्लाज्मा में है या ब्लड में हम कह सकते हैं, ये वाटर क्या करता है? ये मेंटेन करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर याद रख लेना दोस्तों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको दूसरा जो है वो हम ब्लड प्रेशर के नाम से भी जो है वो जान लेते हैं। सर ब्लड प्रेशर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसको ब्लड प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आपको याद रखना है कि ये 91% जो है वो वाटर होता है। और दूसरा आ गया हमारे पास में, दैट इज ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर ही जो है वो हमारे बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। ऑनकोटिक प्रेशर, अब यहां समझो जो समझने वाली चीज है। दो प्रेशर है हमारे पास में, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो वाटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? वो एल्बुमिन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। वो एल्बुमिन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, याद रख लेना। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो वाटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो एल्बुमिन के द्वारा किया जाता है। अब दोनों करते क्या है? ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है और ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है। तो इसके लिए ध्यान रखना, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो पुल का काम करता है, खींचने का काम करता है। ये पुल का काम करेगा और ये पुश का काम करेगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो पुश का काम करता है, बाहर धकेलने का काम करता है। मतलब अगर मान के चलिए इस ब्लड वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो क्या करेगा? ये फ्लूइड को जो है वो बाहर धकेलेगा। क्या करेगा? फ्लूइड को बाहर धकेलेगा। जैसे ये हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से निकल के इंट्रा टिश्यू स्पेस में आएगा। समझो, बिल्कुल कंसेप्ट शीशे की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। क्या आया? मैंने क्या बोला? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो पुश का काम करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पुश का काम करेगा। और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा? ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो पुल का काम करता है। पुल यानी कि खींचने का काम करता है, ये वापस से खींचेगा। अगर ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कहानियों से पढ़ना इस दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो पुल का काम करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑनकोटिक प्रेशर अपनी तरफ खींचता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो पुश का काम करता है। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। देखो, बैलेंस होगा तभी तो काम चलेगी। आपने डॉक्टर रवि कीर्ति का नाम, दिव्य कीर्ति का जो है वो नाम सुना होगा दोस्तों, कि वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा बताते हैं। विकास दिव्य कीर्ति जो सर हैं, उन्होंने सीधा सीधा जब उनसे पूछा कि आप बच्चों को कौन से मेथड से जो है वो समझाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो स्टोरी बेस पे बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। तो दोस्तों हमेशा स्टोरी बेस पे जो है वो चीज़ समझनी चाहिए। मैं भी आपको स्टोरी बेस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां तक तो नहीं बन सकता, लेकिन आपको समझाने की जरूर कोशिश कर सकता हूँ। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पुश का काम करेगा, यानी कि फ्लूइड यहाँ इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा। ऑनकोटिक प्रेशर इसको खींचने का काम करेगा। ये दोनों आपस में बैलेंस रहेंगे ना, तब कोई दिक्कत नहीं। एडिमा कब होगा? एडिमा दो कंडीशन में हो सकता है, या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये बाहर फेंक देगा, ठीक है, या ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज हो जाए तो क्या करेगा? ये खींच नहीं पाएगा। क्यों? हाई ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये खींच नहीं पाएगा, उसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो फ्लूइड को खींच ले। तो फ्लूइड अंदर ही यहीं इंट्रा टिश्यू स्पेस में भरा जाएगा। यह है इंट्रा टिश्यू स्पेस, कहीं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं, यह है इंट्रा टिश्यू स्पेस।
तो अगर या तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए तो ये इसको खींच नहीं पाएगा, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो फेंक नहीं पाएगा। अब देखो इसको समझो, आपने कई बार देखा होगा कि किसकी स्किन जो है वो डल सी हो जाती है, या कहते हैं, या फिर आपने ये देखा होगा कि ज्यादा पानी पीने से स्किन जो है वो टोंट होती है, ठीक है ना, या स्किन ग्लो करती है। ये तो सुना है ना, ये तो जरूर सुना होगा, लड़कियों ने काफी सुना। जितना आप पानी पिएंगे उतनी आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। क्यों भाई? पानी में ऐसा क्या है? फेयर लवली घुली हुई है, फेयर एंड हैंडसम है, अक्षय कुमार ने बोला है, सलमान खान ने बोला है, नहीं ना। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप पानी पिएंगे, देखो समझो, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, हमारी ब्लड की वेसल्स के अंदर जो है वो पानी भरेगा। क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर पानी आएगा। हम पानी पीते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास में जो है वो ब्लड वेसल्स में जो है वो एब्जॉर्ब करके चले जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, ये भी आपको पता है। तो इसके अंदर पानी बढ़ जाएगा, पानी इन द सेंस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा तो वो क्या करेगा? सारे फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकेगा। यहां जो फ्लूइड है उसको बाहर फेंकेगा, यानी कि जो इंट्रा टिश्यू स्पेस है वहां फेंकेगा। अब वहां फेंकेगा तो ग्लो आ जाएगा, ठीक है। टमाटर कैसे जो है वो गाल हो जाएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल चमक करेगी। क्यों चमक करेगी? मेरी भी करेगी, पर वो ऑयल की वजह से कर रही होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं कि अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वो इसको बाहर फेंकेगा, और आपके जो टिश्यू हैं, जो डल स्किन थी, आपकी जो स्किन लूज हो चुकी है, एक तरीके से मरने वाली कंडीशन आ चुकी थी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम वाटर देते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा, आपने हीट स्ट्रोक का नाम सुना होगा। गर्मियों के टाइम पे स्किन जो हो बिल्कुल डल हो जाती है। क्यों डल हो जाती है? हम पानी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं तो भाई पानी कम पिएंगे तो फ्लूइड जो हो बाहर टिश्यू में नहीं जा पाएगा, तो इसकी वजह से वो टिश्यू डेड होना चालू हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन आपने देखा होगा सॉरी, दूसरा कंडीशन आपने देखा होगा कि आपने देखा कि कोई मरीज है, जैसे मान लीजिए आपने सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट देखा होगा, या क्रोनिक रीनल फेलियर का आपने पेशेंट देखा होगा, या पूरी बॉडी में उसको स्वेलिंग है, एनासार का है, पूरी बॉडी में एडिमा है, उसको बोलते हैं एनासार का। एडिमा के बहुत सारे टाइप हैं, ऑर्बिटल एडिमा होता है, पेरिफेरल एडिमा होता है, देन जनरलाइज एडिमा होता है जिसको एनासार का कहते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब इसके टाइप पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, किसी पेशेंट को पूरी बॉडी में एडिमा है, पूरी बॉडी जो है वो सूज चुकी है, ठीक है। अब उसको जो ओडिमा जो है या एडिमा कम करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन एल्बुमिन लिखता है। क्या होगा? एडिमा कम करने के लिए इंजेक्शन एल्बुमिन लिखता है। ये तो देखा होगा, इंजेक्शन एल्बुमिन लिखते हैं। 100 ml की बोतल आती है, 20% एल्बुमिन आता है, ठीक है। इंजेक्शन एल्बुमिन 20% 100 ml में आता है। वो एल्बुमिन देते हैं। क्यों देते हैं? देखो, वो एल्बुमिन देते हैं। क्या है? एल्बुमिन देते हैं। अब वो एल्बुमिन क्या करेगा? पेशेंट को एल्बुमिन इंजेक्शन दिया, वो एल्बुमिन क्या करेगा? ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब वो ऑनकोटिक प्रेशर हो तो वो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो खींच लेगा, यानी कि जो एडिमा हो रहा है एडिमा की डेफिनेशन क्या थी? फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंट्राटिशियल स्पेस, यही तो थी एडिमा की डेफिनेशन। अगर ब्लड वेसल्स में फ्लूइड बढ़ जाएगा तो वो हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंट्राटिशियल स्पेस में अगर फ्लूइड बढ़ जाएगा तो वो एडिमा है। वो क्या करेगा? जो इंट्राटिशियल स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ है उसको सारे के सारे को खींच लेगा। इसको खींचेगा तो वो एडिमा खत्म हो जाएगा। 3 दिन एल्बुमिन लगाने से पेशेंट जो फूल के कुप्पा हुआ था, बिल्कुल गुब्बारा बना हुआ था, वो बिल्कुल इतना लूज हो जाता है, उसकी सारी स्किन जो है वो डल हो जाती है। देख लेना आप ट्राई करके, या देखा भी होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाता है और वो सारा का सारा जो है वो खींच लेता है। तो दोस्तों, ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अब ये हमारी बॉडी में जो है वो कहाँ कहाँ पे कितना कितना होता है उसको हम ले लेते हैं, और फिर हम आगे एडिमा को देखेंगे। वैसे तो एडिमा जो है वो आपका क्लियर हो ही गया होगा। एडिमा की डेफिनेशन क्या थी? फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंट्राटिशियल स्पेस। तो इंट्राटिशियल स्पेस में एक्यूमुलेशन फ्लूइड का हो जाएगा, उसको एडिमा कहेंगे। क्यों हो जाएगा? या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाए, या ऑनकोटिक प्रेशर, या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, या ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। कैसे हो जाएगा इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एडिमा। एडिमा हो गया हमारे पास में फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंट्राटिशियल स्पेस, इंट्राटिश्यू स्पेस, ठीक है। इंट्राटिश्यू स्पेस में जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? एडिमा कहेंगे। अब आपको जो है वो बेसिकली दोनों का जो है वो सिग्निफिकेंट बता देता हूँ। आर्टरी और वेन में किस तरीके का होता है उसको हम ले लेते हैं। ये है हमारे पास में दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो वेन है, क्योंकि वेन जो है वो ब्लू कलर की होती है, और ये जो है वो हमारे पास में आर्टरी है।
ये हमारे पास में आर्टरी है, ये लो, दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया, आर्टरी और वेन का। अब दोनों में जो है वो होता क्या है, इसको हम लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और दूसरा होता है इसके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर कितना कितना होता है इसको मैं बताता हूं दोस्तों। हमेशा ध्यान में रखना कि ऑनकोटिक प्रेशर सेम होता है, चाहे आर्टरी हो, चाहे कैपिलरीज हो, या फिर जो है वो हमारे पास में वेन हो। लेकिन आर्टरी, वेन, कैपिलरीज कोई सा भी हो, इसको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आएगा नहीं हमारे पास। इस चार्ट को मैं यहां बना देता हूं, चलो कोई नहीं, छोटा सा है। मैंने क्या बोला दोस्तों कि ये वेन है और ये है जो आर्टरी है, ये आर्टरी। मैंने बोला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो वेरी करता है, ऑनकोटिक प्रेशर सेम होता है। यानी कि अब देखो ऑनकोटिक प्रेशर किसके द्वारा निर्धारित होता है, रटना नहीं है, सिर्फ समझो। ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करा, एल्बुमिन। अब एल्बुमिन तो जो है नॉर्मली एल्बुमिन जो है वो कैपिलरी से छनती नहीं है। ठीक है, पानी तो आर पार जा सकता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार जा सकता है, लेकिन एल्बुमिन तो नहीं जाती। अगर एल्बुमिन जाएगी तो फिर तो राही का बॉडी में। ठीक है, तो ऑनकोटिक प्रेशर तो जो है वो आर्टरी में, कैपिलरीज में और वेन में, तीनों में सेम होता है। लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज होता है। कैसे, आर्टरी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा और वेन के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आप जो पानी पीते हो तो आर्टरी के अंदर तो ज्यादा होगा, लेकिन वो कैपिलरीज में, वो टिश्यू में फैल जाता है। ठीक है, तो वेन तक जाते जाते जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो ये ध्यान में रखना ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो होता है 25 mmHg, 25 mmHg, चाहे वो आर्टरी हो या फिर जो है वो हमारे पास में वेन हो, दोनों का यही ले लेते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ये लो ऑनकोटिक प्रेशर, ये चाहे आर्टरी हो ये चाहे वेन हो, दोनों में हमारे पास में एक ही होता है 25 mmHg। लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अलग होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने क्या बताया, आर्टरी के अंदर ज्यादा होता है, तो आर्टरी के अंदर होता है 30 mmHg, और वेन के अंदर कितना होता है दोस्तों, वेन के अंदर था 15 mmHg। ठीक है, याद रह जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर सेम होता है। सीधी सीधी बात है कि यहां पे हमारे पास में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम होता है। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर यहां पे लिख दो 25, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 35, यानी कि फ्लूइड जो है वो आने की कोशिश करता है। ठीक है, बाहर जाने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आर्टरी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, वेन के अंदर रीएब्जॉर्वेशन होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है। आर्टरी के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन होता है, और एडिमा जो है वो दो ही चीज पे निर्भर करता है, एक फिल्ट्रेशन पे और एक जो है वो रीएब्जॉर्वेशन पे, रीएब्जॉर्वेशन पे और फिल्ट्रेशन पे। ध्यान रखना, यहां पे फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि फ्लूइड जो है वो मैक्सिमम बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्यों, ऑनकोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा है। और यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे फ्लूइड वापस से अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया और ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा। ऑनकोटिक प्रेशर अपनी तरफ खींचने का काम करता है। ठीक है, एक इमेज से जो है वो याद रख लो दोस्तों, ये देखो। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो फेंकने का काम करता है, पुश का काम करता है। इसको इस जार से समझ लो, देखो यहां पे एक वाटर भरा हुआ है और यहां पे पानी भरा हुआ है। अब देखो ऊपर छेद निकाला गया तो लो प्रेशर होगा और नीचे की साइड में हाई प्रेशर है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ध्यान रखना, दैट इज फेंकने का काम करता है, पानी को जो हो फेंकने का काम करता है। वैसे तो रटने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ग्लो वाला, स्किन का वाला बता दिया, इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है दोस्तों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास में फेंकने का काम करता है। तो ऑनकोटिक प्रेशर कम है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो बाहर फेंकेगा, मतलब फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑनकोटिक प्रेशर 25, तो ऑनकोटिक प्रेशर अपनी तरफ खींचने का काम करता है। ठीक है, फ्लूइड लव विथ ओम प्रकाश, ऑनकोटिक प्रेशर दैट इज ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश से सारी लड़कियां जो है वो अट्रैक्टिव होती है, सारा फ्लूइड अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, वो फ्लर्ट करता है, तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो अंदर जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो पुश का काम करता है और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो पुल का काम करता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, इस चीज से आपको जो है वो ध्यान में है।
और एक अच्छा सा डायग्राम बन के मैं आपको क्लियर करवा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ये हो गया हमारे पास में कोई भी ब्लड वेसल्स, क्या हो गया, ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर हो गया फ्लूइड, ठीक है। और इसमें आ गया हमारे पास में सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्लियर है। और दूसरा आ गया हमारे पास में, अलग से लिख देते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। डायरेक्शन के रूप में लिखें, मैं सारी चीजें लिख देता हूं। ऑन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है नॉर्मली 30 एंड 15 mm Hg, ठीक है, और ये होता है 25 mm Hg, याद रखने के तरीके से, ठीक है। ये जो है वो कौन मेंटेन करता है, ये करता है हमारे पास में वाटर मेंटेन करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेंटेन करता है वाटर, और ये जो है वो कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। मतलब इस चार्ट से मैं आपको सारी चीज क्लियर करवाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। प्रेशर मैंने दिया 13 एंड 15, ठीक है। आर्टरी के अंदर जो है वो 13, या थोड़ा और डिटेल से चाहो तो ये लो, ठीक है। आर्टरी के अंदर 30 और वेन के अंदर जो है वो 15, ये हो गया हमारे पास में प्रेशर, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में ऑनकोटिक का प्रेशर, क्लियर। ये एल्बुमिन करता है, ये वाटर करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, अब मैं दोनों को इंक्रीज लेके चल रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये लो, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो फ्लूइड जो है वो क्या करेगा दोस्तों, बाहर की साइड में जाएगा, ओ सॉरी, फ्लूइड जो है वो आउटसाइड जाएगा। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा तो फ्लूइड जो है वो आउटसाइड जाएगा। ये लो, इंट्राटिशियल स्पेस, फ्लूइड जो है वो इंट्रा टिश्यू स्पेस में जाएगा, इंट्रा टिश्यू स्पेस, ये याद रख लेना। और अगर हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, क्लियर है, ऑनकोटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो फ्लूइड सारा का सारा जो है वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, क्लियर है। ये चार्ट आपका सारा कंप्लीट हुआ, सारा मैंने जो है वो एल्बुमिन के बारे में बता दिया, किस तरीके से क्या सारी मैकेनिज्म मैंने बता दी। अब देखो एडिमा कैसे बनेगा। एडिमा बनेगा दो तरीके से, एक तो बन जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए, क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास में उसके अंदर जो है वो फ्लूइड इंट्राटिश्यू स्पेस में भर जाएगा। तो एक तो ये चांसेज है। दूसरा चांसेज है हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बनती है, या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए या ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए। इन दो कंडीशन में हमारे पास में एडिमा रहेगा। अब देख लो, समझ लो, आप ज्यादा किसी पेशेंट को फ्लूइड दे देते हो, फिल्ट्रेशन हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, एडिमा हो जाता है, नहीं कहते कि इसको कैनोला लगाया था एडिमा बन गया, क्यों, क्योंकि वो जो आपने वाटर का फ्लूइड दिया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, सारा का सारा फ्लूइड इंट्राटिश्यू स्पेस में भर गया, एनएस दिया, डीएनएस दिया, सारा फ्लूइड इधर भर गया, स्वेलिंग हो गया, एडिमा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है ऑनकोटिक प्रेशर, दैट इज एल्बुमिन कम आ जाए तो ऑटोमेटिकली अगर एल्बुमिन कम हो जाएगा तो जो फ्लूइड मैकेनिज्म होता है, ये बाहर फेंकने का काम कर रहा है, ये अंदर फेंकने का काम कर रहा है, अंदर लेने का काम कर रहा है, लेकिन ये फेंक तो सही रहा है लेकिन ये अंदर खींच नहीं रहा, तो फ्लूइड ऐसे कैसे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। तो या तो एल्बुमिन कम हो जाए, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए तो एडिमा हो जाएगा, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो एडिमा हो जाएगा। यहाँ पे भी एक छोटी चीज है कि जो हाइड्रोस्टेटिक के द्वारा जो एडिमा होता है वो ओनली 10 to 20% ही होता है। जो मेजर डेंजरस होता है वो ऑनकोटिक प्रेशर पे होता है, यानी कि जो रियल एडिमा होता है वो हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर वाले पे ही होता है। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे पास में एडिमा। बनता कैसे कैसे नहीं बनता वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आपने देखा एडिमा पूरी बॉडी में होता है, उसको एल्बुमिन देते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, सारा का सारा फ्लूइड जो है वो आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया मैंने हमारे पास में एडिमा की। अब ले लेते हैं टाइप ऑफ एडिमा, देन उसके बाद पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा की मैकेनिज्म, और लास्ट में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइप। दोस्तों कोई भी जो है वो टफ नहीं है, टाइप जो है बहुत ईजी है हमारे पास में। कौन कौन से टाइप है उसको हम ले लेंगे। टाइप की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहला आ जाता है जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा क्या होता है, पूरी बॉडी में, होल बॉडी में जो एडिमा होता है उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा, जिसको क्या कहेंगे दोस्तों, एनासार का, एनासार का।
ठीक है। ये कब देखने को मिलता है? ये दोस्तों रीनल फेलियर के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, ये लीवर फेलियर के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। एनएसआर का क्या होता है? होल बॉडी में, पूरी बॉडी में, हाथ भी फूले हुए, पेट भी फूला हुआ, पैर भी फूले, ये सारे के सारे जो है वो आता है जनरलाइज्ड एडिमा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड नाम से पता चला। लोकलाइज्ड क्या होता है दोस्तों? एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मान लीजिए हाथ में आ गया, आपने ड्रिप चलाई, वहां पे स्वेलिंग आ गई, चोट लग गई, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, तो एडिमा हो गया, तो वो हो गया हमारे पास में लोकलाइज्ड। एक पर्टिकुलर पार्ट पे हो जाता है, इसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद है पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा क्या होता है दोस्तों? दोनों पैरों में या ग्रेविटी की वजह से जो एडिमा हो जाता है, मान लीजिए पैर लटका के बैठे हैं, ठीक है, लंबे समय तक है, बस में जा रहे हैं, पूरी पैर जो है वो सूज जाते हैं, पेरिफेरल एडिमा। ठीक है, वो हो गया हमारे पास में पेरिफेरल एडिमा। एक ऐसे होता है हमारे पास ऑर्बिटल एडिमा। ठीक है, किसी फ्लूइड एक्युमुलेशन से या अंदर जो है वो ब्रेन की वजह से हो जाता है, उसको होते हैं हमारे पास में ऑर्बिटल एडिमा। ठीक, ऑर्बिटल एडिमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेरिब्रल एडिमा। पांचवा आ जाता है सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा आपने देखने को मिला होगा। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा को जो है वो हम डायूरेटिक से भी नहीं कर सकते कंट्रोल, हम जो है वो उसको एल्बुमिन से भी नहीं कर सकते। सेरिब्रल एडिमा को हम करने के लिए मैनिटोल काम में लेते हैं। ये चीज जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई थी। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ये लूप डायूरेटिक होता है। क्या होता है? लूप डायूरेटिक होता है, तो इसकी वजह से जो है वो एडिमा होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट किस तरीके से जो है वो हम एडिमा को मैनेज कर सकते हैं, तो दोस्तों मैनेजमेंट के रूप में बात करें तो 2 स्टेप में इसका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 2 स्टेप में होता है। पहला तो क्या होता है कि उस फ्लूइड को इंट्रा टिश्यू से जो है वो ब्लड वेसल्स में लेके आना है। क्या करना है? इंट्रा टिश्यू से जो है वो किस में लेके आएंगे? ब्लड वेसल्स में। आपने देखा ना, इंट्रा टिश्यू जो है वो हमारे पास में टिश्यू में भर रखा है, तो इंट्रा टिश्यू स्पेस से ब्लड वेसल्स में लेके आएंगे। ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है। एडिमा क्या है? ये जो इंट्रा टिश्यू स्पेस है, इसमें जो है वो फ्लूइड भर गया, दैट इज एडिमा। ठीक है, तो उस एडिमा को पहले तो इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स में लेके आएंगे। तो ये तो हो गई पहली स्टेप, जो किसके द्वारा मेंटेन होती है? एल्बुमिन के द्वारा, यानी कि वो किया जाता है इंजेक्शन एल्बुमिन देके, इंजेक्शन एल्बुमिन देके, या हम दूसरे शब्दों में कहें इंक्रीज प्रोटीन डाइट। ठीक है, प्रोटीन डाइट से जो है वो हम इसको फ्लूइड को ब्लड वेसल्स में ले आएंगे। फिर ब्लड वेसल्स में लेने के बाद डायूरेटिक्स थेरेपी से इसको बाहर निकालते हैं। क्या चीज? ब्लड वेसल्स से जो है वो किडनी के द्वारा जो है, ठीक है, या यूरिन के द्वारा जो है वो बाहर निकाला जाता है, दैट इज डायूरेटिक। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना। कोई भी आपसे पूछ सकता है, नॉलेज लो तो पूरा लो। ठीक है, पहले हमने इंट्राटिश्यू स्पेस से उसको कलेक्ट किया, ब्लड वेसल्स में डाला। आप डायरेक्ट अगर एडिमा वाले को देखोगे तो दोस्तों कभी भी जो है वो एडिमा कम नहीं होगा। आप देख लेना। ठीक है, आप चाहे लूप डायूरेटिक देख लेना, आप पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देख लेना, आप जो है वो ओस्मोटिक डायूरेटिक, जो मैनिटोल है वो ओस्मोटिक डायूरेटिक पे भी मैंने एक क्लास ली हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो ध्यान में रखना। पहले इंट्राटिश्यू स्पेस से ब्लड वेसल्स में लाना है, ब्लड वेसल से यूरिन के द्वारा जो है वो बाहर निकालना है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में एडिमा के टाइप और एडिमा का मैनेजमेंट। अब एक चीज और निकल के आती है जो लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है, वो होती है पिटिंग एडिमा एंड नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको टाइप में डाल देते हैं कि 2 प्रकार के एडिमा होते हैं, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। दोस्तों पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा मैकेनिज्म है इनकी। ठीक है, तो पिटिंग एडिमा किसको कहेंगे, या पिटिंग एडिमा क्यों बनता है और नॉन पिटिंग क्यों बनता है? ठीक है, शायद किसी को भी नहीं पता, कोई टीचर बताता भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, वो टीचर्स की है, टीचर्स को जो है वो बताना चाहिए। कोई बात नहीं, हम दोस्तों आपको बताएंगे कि पिटिंग एडिमा कैसे बनता है, नॉन पिटिंग एडिमा कैसे बनता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको 3 कंडीशन जो है वो दिखाता हूँ। ये हमारे पास में कोई एक पेशेंट है ए, ये हमारे पास में कोई पेशेंट है बी, थोड़ा सा बड़ा ही बन गया, ये पेशेंट ए, ये पेशेंट बी और ये पेशेंट सी। 3 पेशेंट है हमारे पास में, ए बी एंड सी। ये ए कंडीशन, या पेशेंट ले लो आप, कंडीशन ले लो, ए बी एंड सी। इसमें हमारे पास में ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स, ये लो, ये हमारे पास में है ब्लड वेसल्स। तीनों में मैंने आपको ब्लड वेसल्स दिखा दी, दैट इज ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स। ठीक, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास में लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये जो आराम से जो है वो मिक्सअप होता है, ये लिम्फेटिक
सिस्टम, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम, ये हो गया हमारे पास में लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स। यह भी आपको पता है कि पैरेलल जो है वो चलती रहती है। ये हमारे पास में लिम्फेटिक वेसल्स, क्लियर है। अब देखो होगा क्या, मैंने क्या बताया कि एडिमा 2-3 तरीके से होता है। क्या क्या चीजें हो सकती है, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो ये फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। और ऑनकोटिक प्रेशर अपना नॉर्मल है, लेकिन ये ज्यादा हो गया तो एडिमा की कंडीशन होगी, क्लियर है। तीनों में एडिमा बन रहा है, ठीक। दूसरी है, मान लीजिए ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मल रहे चाहे, ये नॉर्मल है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, यहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मल, यहां पे ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल है, यहां पे ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। दोनों कंडीशन में एडिमा होगा, समझ में आ रहा है भाई। एडिमा की क्या कंडीशन थी, या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को बाहर फेंकेगा, एडिमा हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से फेंक रहा है, मान लो उसको पर डे जो है वो 200 ml बाहर फेंकना है, लेकिन उसको वापस कलेक्ट करने वाला ऑनकोटिक प्रेशर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हो गया। या तीसरी कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए या ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए, या कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है। अब होगा क्या, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो ये फ्लूइड बाहर आता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लूइड बाहर आता है। अब फ्लूइड बाहर आता है तो फ्लूइड के साथ साथ क्या होता है, फ्लूइड के साथ साथ कुछ प्रोटीन पार्ट्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन पार्ट भी जो है वो बाहर आ जाते हैं, नॉट फॉर द एल्बुमिन, अदर प्रोटीन पार्ट जो है वो इनसोल्यूबल प्रोटीन पार्ट है, वो भी इसके साथ बाहर, वो भी लीक आउट कर जाते हैं। अब इस फ्लूइड में ये कैपिलरीज है, ठीक है। कैपिलरीज तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा पारगम्य होती है, तो वो कैपिलरीज है, वो सारे के सारी जो है उसके साथ कुछ प्रोटीन पार्ट भी आता है। अब यहाँ पे फ्लूइड तो भरा हुआ ही है, लेकिन प्रोटीन भी है। अब वो फ्लूइड क्या करता है कि एडिमा तो है, एडिमा तो है ही है, वो जो प्रोटीन है उसका रीएब्जॉर्वेशन लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, फ्लूइड बाहर निकला, प्रोटीन सब्सटेंसेस का वापस से जो है वो रीएब्जॉर्वेशन होगा, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स, ये ध्यान रखना लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो यहां पे एडिमा हुआ लेकिन सिर्फ फ्लूइड एक्यूमुलेट है, क्या है, एडिमा है लेकिन सिर्फ फ्लूइड है, मतलब पानी ही भरा हुआ है। इसमें क्या होगा, सेम चीज, वही ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मल है, ऑनकोटिक प्रेशर है तो ये प्रोटीन सब्सटेंसेस इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या आती है, मान लीजिए ये यहाँ पे फ्लूइड तो आ रहा है, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो चुकी है। क्या होगा, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, तो ये प्रोटीन का जो है वो रीएब्जॉर्वेशन नहीं करेगी। क्या करेगी, प्रोटीन का रीएब्जॉर्वेशन नहीं करेंगे। तो अगर प्रोटीन का रीएब्जॉर्वेशन नहीं करेंगे तो मुझे एक चीज बताओ कि एक तो पिल्लो है, तो ये दोनों तो पिल्लो है, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ, प्रोटीन नहीं है, तो मैं इसको दबाऊंगा, ठीक है, घाव बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद में जब देखेंगे तो बिल्कुल दबाएंगे, दब जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, यानी कि पिट बन जाएगा। क्या होगा, पिट बन जाएगा। ये देखो, यानी कि कंडीशन बन जाएगी ऐसे वाली, ये लो पिट बन जाएगा। इसको भी दबाएंगे, यहां पे भी जो है वो पिट बन जाएगा, पिटिंग एडिमा। लेकिन इसको मैं दबाऊंगा, अरे भाई पिल्लो को मैं दबाऊंगा तो दब जाएगा, लेकिन दीवार को अगर मैं दबाऊंगा, इसको मैं प्रेस करूंगा तो नहीं दबेगा ना, तो ये हो जाता है, ये प्रोटीन है, तो जो फ्लूइड है वो प्रोटीन में बहुत टाइटली जो है वो बाउंड हो जाता है। फ्लूइड प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा टाइटली जो है, आप उसको दबाओगे ना तो वो नहीं दबेगा। तो अगर हमारे पास में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए, एन केन प्रकारण कैसे भी एडिमा हो गया, लेकिन अगर एडिमा होने के साथ साथ अगर लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई है तो नॉन पिटिंग एडिमा बनता है। क्या हो गया कि लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक हो गई, ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक हो गई तो नॉन पिटिंग बनेगा। क्या बनेगा, नॉन पिटिंग बनेगा, यानी कि कोई भी पिट जो है या गड्ढा जो है वो नहीं बनेगा। अगर सिर्फ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ओनली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो बनेगा हमारे पास में पिटिंग एडिमा। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना। अगर सिर्फ फ्लूइड है तो यहां पे आप दबाओगे, दब जाएगा, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा, इसी के आधार पे डिवाइड किया था। आपने दबाया कितनी देर, 30 सेकेंड्स,
याद रखना पिटिंग एडिमा के लिए जो है वो 30 सेकेंड्स दबा के रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सुबह से शाम तक आप उसको दबा के रखोगे, 30 सेकेंड्स जेंटली प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसके बाद वापस हटा लेते हैं। अगर वहाँ पे गड्ढा बन गया दैट इज पिटिंग एडिमा, अगर वहाँ पे दबाया आपने नहीं दबा कोई गड्ढा नहीं बना दैट इज नॉन पिटिंग एडिमा। अगर एडिमा कंडीशन के साथ साथ अगर लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स ब्लॉक है तो नॉन पिटिंग एडिमा आएगा, और अगर ब्लड वेसल्स जो है लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स ओपन है तो फिर पिटिंग एडिमा आ जाएगा। पिटिंग एडिमा के जो है वो टोटल 4 स्टेज हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। बहुत ईजी है। अगर आपने 30 सेकेंड्स के लिए अप्लाई किया, अगर वहाँ पे 2 mm का गड्ढा बना तो वो स्टेज फर्स्ट है। अगर 3 to 4 mm का बना दैट इज जो है वो 3 to 5 mm का बना दैट इज वो जो है वो सेकंड स्टेप है। 5 to 6 का बना तो वो हमारे पास में 7 है, और 8 से ज़्यादा तो 8 4 है। मैं आपको इमेज के द्वारा जो है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखो यहाँ पे हमने जेंटली प्रेशर किया, ठीक है। क्या किया? 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए जो है वो प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपने देखा कि सिर्फ फर्स्ट स्टेज, 4 स्टेज कौन कौन सी आ गई? स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फर्स्ट, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट में अगर सिर्फ 2 mm का गड्ढा बना, 2 mm का पिट बना दैट इज ग्रेड फर्स्ट में आएगा। ग्रेड सेकंड में 3 to 4 mm का अगर वहाँ पे पिट बना, गड्ढा बना तो हमारे पास में ग्रेड सेकंड में। ग्रेड थर्ड में 5 to 6, और अगर 8 से भी ज़्यादा है तो आ जाएगा हमारे पास में ग्रेड फोर्थ। बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा के बारे में जो हो हमने डिस्कस कर लिया, और हमने एल्बुमिन ग्लोबुलिन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे पास में मेन चीज MCQ। क्या हमने आज की क्लास के अंदर देखा? हमने सबसे पहले जो है वो एडिमा को हम डिस्कस किया था। एडिमा की सिंपल डेफिनेशन थी फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंट्राटिशियल स्पेस। इंट्राटिशियल स्पेस में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? एडिमा। अब वो एडिमा इंट्राटिशियल स्पेस में जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन क्यों होता है? तो दोस्तों 2 प्रेशर काम करते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम करता है, एक ऑनकोटिक प्रेशर काम करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो वाटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो एल्बुमिन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। एल्बुमिन कहाँ थी? यस, ब्लड में थी। ब्लड में प्लाज्मा और आरबीसी, ठीक है। प्लाज्मा में वाटर होता है 91%, प्लाज्मा प्रोटीन, अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपने देखी होगी, ये वाला, ठीक है। 55% प्लाज्मा दैट इज वाटर जो हो, 91% प्लाज्मा प्रोटीन 7% और अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस में जो आपको यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन, गैसेज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हार्मोन, सब चीजें आ जाती है, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। वाटर आपको पता है, प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगी, ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगी, और फिब्रिनोजन जो है वो क्लोटिंग में होगी। ब्लड वेसल्स आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप, इनका जो है उन्हें यूज में नहीं लेना। उसके बाद एल्बुमिन जो है वो फ्लूइड को खींचता है, हाइड्रोस्टेटिक पुश करता है। ये दोनों प्रोसेस जो है वो सेम चलती रहती है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जितना बाहर फ्लूइड को फेंकेगा, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो खींच लेगा। एडिमा कब बनता है? या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे आपने कैनोला वगैरह में देखा होगा, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन टोंट का गर्मियों में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वो सारी चीज़ें होगी। ऑनकोटिक प्रेशर, अगर प्रोटीन सब्सटेंस का भैया ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्लूइड को खींच नहीं पाएगा, तो एडिमा हो जाता है। फ्लूइड सारा इंटरटिशियल स्पेस में ही जो है वो बच जाएगा। तो ये दोनों चीज़ जो है वो चलती रहती है। मैक्सिमम जो मेन रियल एडिमा बनता है वो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, उसी में बनता है। और आर्टरी और वेन के अंदर, दोनों के अंदर मैंने बता दिया था, ऑनकोटिक प्रेशर सेम होता है क्योंकि एल्बुमिन दोनों में होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अलग अलग होता है, आर्टरी में ज़्यादा होता है, वेन के अंदर कम होता है। फ्लूइड 2 होता है, एक होता है फ्लूइड फिल्ट्रेशन और एक होता है रीएब्जॉर्प्शन। ये दोनों प्रोसेस जो है वो सेम चलती रहनी चाहिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम हमारे MCQ पे, देखते हैं MCQ जो है वो क्या कहता है। ज़्यादा ये MCQ ये आपको देख ही गया, ठीक है ना। ये जैसे जैसे मैंने आपको चार्ट बताया, अगर आपने हैंड टू हैंड चार्ट बनाए हैं तो आपको वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने मेरी तरफ से जो है वो काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। 90% मेहनत जो है वो मैंने करने की कोशिश की है। MCQ ले लेते हैं फटाफट। ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन ऐसी होती है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक को ध्यान रखना, ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। ये भी यहां पे मैं करवाता हूं दोस्तों। ऑनकोटिक प्रेशर जो हमने कहा कि जो ऑनकोटिक प्रेशर जो हम बार बार डिस्कस करें वो ऑनकोटिक प्रेशर है। ऑनकोटिक प्रेशर
जो हमारे पास में सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये दो हमारे पास में फ्लूइड रखे हुए हैं, ये फ्लूइड का कोई चेंबर है, ठीक है, और बीच में सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, तो अगर यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर है ज्यादा तो ये ओस्मोसिस क्रिएट करेगा। क्या करेगा? ओस्मोसिस करेगा। ओस्मोसिस जानते हो? ओस्मोसिस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो होता है हमारे पास में, दैट इज कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जैसे परफ्यूम मैंने लगाया, आपकी तरफ फैल गया, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन बेसिकली गैसेज में होता है। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस लिक्विड में होता है, जो कि सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। हायर कंसंट्रेशन से जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, दैट इज ओस्मोसिस होता है। तो वो ऑनकोटिक प्रेशर ही जो है वो ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो कहलाता है। लिटिल बिट इतना ध्यान रखना कि ऑनकोटिक प्रेशर अगर सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो वो ओस्मोटिक प्रेशर काम में आता है। तो हमारा तो आपको पता ही है कि जो ब्लड वेसल्स है, हमने बार बार डिस्कस किया कि जो ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज है, वो एक तरीके से सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर सेम है, इतना ध्यान रखना। ऑनकोटिक प्रेशर अगर सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा है, दैट इज ओस्मोटिक प्रेशर। तो यूं समझो कि ऑनकोटिक प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर लगभग सेम है, इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन था ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ओस्मोटिक प्रेशर। पहला ऑप्शन है हमारे पास में एल्बुमिन, ठीक है, दूसरा है थायरोग्लोबुलिन, तीसरा है हीमोग्लोबिन, तो चौथा है हमारे पास में ट्रांसफेरिन। तो दोस्तों कौन सी प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है? मैंने बार बार जिक्र किया, एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन। टोटल 54% जो है वो एल्बुमिन होती है। सबसे मेजोरिटी वाली जो है वो, कई बुक में जो है 58 दे रखा है, कईयों में जो है 58 सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाले। थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, वो उसका कोई यूज में नहीं आता, न ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास में आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने का और ले आने का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन बाउंड करता है। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्वेश्चन बार बार आता है, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है, वैसे तो है नहीं है, फिर आप कहोगे कि सर खामखा टाइम बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, तो इसको लोग बहुत सारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जबकि दोस्तों ये कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन है, कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन है। क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा गया है। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ न के कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो कहीं मेरे को जो है वो ध्यान में है, मैं आपको बताता हूँ, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है। चलो, ट्रांसफेरेटिन, ट्रांसफेरेटिन जो है वो हमारे पास में प्रोटीन होती है, जो कि हमारे पास में जो है वो दैट इज जो आयरन मॉलिक्यूल्स है उनको चेंज के काम में आती है। तो ये तीनों ही हमारे पास में नहीं आती है। आंसर आ गया ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट। यहाँ पूछा गया है कि सारी की सारी जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट यानी कि कौन सी ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड में नहीं होती है, ठीक है, बस यही पूछा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन, सारी की सारी जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है फाउंड इन ब्लड, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट वन, एक नहीं है, बाकी सारी की सारी जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में होती है। तो दोस्तों ब्लड के अंदर कौन कौन सी होती है? ब्लड के अंदर एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन होती है ना, जो मैंने आपको बताया। ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन होती है। फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन होता है। प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ऐसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, बहुत ये प्रोटीन होती है। हमें इन चारों में से वो ढूंढना है जो नहीं होती है। पहला एल्बुमिन, तो दोस्तों एल्बुमिन तो होती है, तो ये तो नहीं आएगी। ग्लोबुलिन ये भी होती है। एल्बुमिन हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, 54% होती है। ये हमारे पास में 38% होती है, और ये जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी में हेल्प करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है, इम्यूनिटी ये भी होती है। मायोसिन, मायोसिन जो है वो दोस्तों नहीं होती। मायोसिन जो है वो हमारे पास में दैट इज टिश्यू, मसल्स में प्रेजेंट होती है। क्या होती है? मसल्स में प्रेजेंट होती है, न कि ब्लड में। तो ये जो है वो हमारे पास में राइट जाएगा। कौन सी नहीं होती है? तो मायोसिन नहीं होती है। नेक्स्ट फिब्रिनोजन, यस दोस्तों फिब्रिनोजन होती है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो हमारे पास में होती है। सिर्फ मायोसिन नहीं होती है। मायोसिन जो है वो मसल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। आंसर आ गया सी, मायोसिन प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में या फिर ब्लड में जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो किस तरीके से आप डिफाइंड करोगे, जो मैं बार बार कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है
ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइट इन सेल, यानी कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो है वो सेल्स के अंदर आता है। जी नहीं दोस्तों, ये तो मैंने नहीं बताया था। मैंने तो बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि एल्बुमिन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर कोज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही है हमारे पास में। तो प्लाज्मा कोलोइड मैंने पहले ही बताया था। प्लाज्मा कोलोइड क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन किस तरीके से, इसलिए मैंने कोलोइड सॉल्यूशन भी आपको बताया था। हलवे वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि प्रोटीन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वाटर के अंदर जो है वो या ब्लड के अंदर जो है वो मिक्सअप होता है तो कोलोइड सॉल्यूशन बनाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कहीं से भी है, इसीलिए मैं कहता हूं टीएनसी में हम वो टॉपिक इस तरीके से लेके चलते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन उससे बाहर आएगा तो आप, या उससे रिलेटेड आएगा तो आप उसको 100% आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हम सारी चीज उसको लेके चलेंगे। पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। टॉपिक चाहे पूरे दिन में आप एक ही पढ़ें, लेकिन उस एक को इस तरीके से पढ़ो कि उससे बाहर तो जो है वो कुछ भी ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये फोर्स विद इन द फ्लूइड कंपार्टमेंट। फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर जो फोर्स होता है, जी नहीं दोस्तों। फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट, जी नहीं दोस्तों, ये दोनों ही चीजें नहीं होती है। आंसर आएगा हमारे पास में बी। बी आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच पुशेज फ्लूइड आउटसाइड द कैपिलरीज। बिल्कुल, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकता है, ये तो हम ही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, चलो आगे चलो। इट अपोज्ड बाय कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व, वो क्या करता है? ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर फेंकता है, अपोजिट बाय कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व। अब वो क्या करता है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता देता, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो फ्लूइड को बाहर फेंकता है और ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को जो है वो पुल करेगा, अंदर की तरफ करेगा। पहला ऑप्शन है रिड्यूस रेनिन सिक्रेशंस। तो दोस्तों रेनिन सिक्रेशंस का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? किडनी से सिक्रेट होता है। किडनी में भी कहाँ से? ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में भी कहाँ से? जो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स है वहां से सिक्रेट होता है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीएब्जॉर्ब वाटर। पुलिंग, खींचता है, बिल्कुल यही तो है, यही तो मैं बता रहा था। ठीक है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये पुल करता है, ये पुश करता है, ये पुल करता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये फेंकने का काम करता है, ये खींचने का काम करता है। क्वेश्चन में बोलता हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड को फेंकने का काम करता है, तो ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि एल्बुमिन के द्वारा मेंटेन, वो क्या करता है? वो खींचने का काम करता है। बी ऑप्शन राइट है। एंड इंक्रीज इन एडीएच सिक्रेशंस, यानी कि एडीएच सिक्रेशंस को इंक्रीज करेगा। दोस्तों एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एडीएच सिक्रेट होगा तो सीधी सी बात है कि आपको जो है वो एंटी डाययूरेटिक ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूरिन का जो है वो पास आउट हो जाएगा, ये चीज नहीं आएगी। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, जी नहीं, एल्डोस्टेरोन एल्ड्रेन ग्लैंड के द्वारा होता है, उसका इसमें कोई रोल नहीं होता। आंसर आ गया हमारे पास में बी। क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको फटाफट कर दोगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं फटाफट चल रहा हूँ, मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया है ना, उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, विच प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो 40 to 60% होती है? तो दोस्तों 40 to 60% का मैंने आपको बताया था कि सब एब्डुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है? बार बार मैंने बताया था एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद होती है हमारे पास में ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो कि कितनी होती है? 30 से 40%। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने बताया था 34 to 38 जो बुक्स में आपको दोनों देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पूछा है कि 40 to 60% क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि एल्बुमिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 54% होती है। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको 58 भी देखने को मिल जाएगा। चलो, फिब्रिनोजन, जी नहीं दोस्तों, फिब्रिनोजन तो सबसे कम होती है। ग्लोबुलिन सेकेंड मोस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे 40 to 60 की बजाय 30 to 40 आता ना, तो आंसर हमारे पास में ग्लोबुलिन जाता। आई बात समझ में? ग्लोबुलिन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। फास्ट चलेंगे हम तो, क्योंकि हमारा तो टॉपिक क्लियर है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फिब्रिनोजन, जी नहीं, फिब्रिनोजन तो बहुत 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 कम होती है, ओनली 1% से भी कम होती है, तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट एल्बुमिन, यस एल्बुमिन जो है वो सबसे ज्यादा आती है। आंसर हो गया हमारे पास में डी, एल्बुमिन। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों स्टडी करते रहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिए। क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताइएगा
और जो टॉपिक आपको पढ़ना चाहते हो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप पहले देख लीजिएगा कि वो टॉपिक पहले से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। टोटल मैंने टारगेट कर रखा है दोस्तों सेंचुरी बनाने का, इन द सेंस मैं टोटल टीएनसी एक्सप्रेस के अंदर 100 टॉपिक आपको करवाऊंगा। अब वो टॉपिक जो हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेरे से पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों लग जाइए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो है वो कोई कमी नहीं है और पढ़ाने वाले की जो है उसकी भी कोई कमी नहीं है। आपके साथ में हमेशा हम तैयार खड़े हैं, कोशिश ये करेंगे। ध्यान रखना अपना, 90% हम करेंगे, 10% आप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।